गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में 35 से अधिक प्रश्नों को आज हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न 100% आते ही आते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर हो, चाहे बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो, यूपी ट्रिपल एससी के जरिए कोई एग्जाम करवाया जा रहा हो, सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से और इतिहास से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किया था, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक है। और चाणक्य जो है धनानंद के द्वारा उसके दरबार में धनानंद ने उसको क्या किया था? अपमानित किया था। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दिया, उसको क्या किया? सैन्य कुशल प्रवीण बनाया, सब कुछ एकदम तरीके से उसको क्या किया? कुशल बनाया। और फिर क्या किया? नंदवंश की जड़ को समूल नाश कर दिया इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? इंडिका नामक पुस्तक दोस्तों ये यूनान का शासक था। ठीक है। और सिल्यूकस यूनानी शासक जो था दोस्तों, सिल्यूकस निकेटर, उसका क्या था? ये राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है। तो मेगास्थनीज ने ये पुस्तक इंडिका लिखी है। इसमें दोस्तों मौर्यों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, सेंड्रोकोटस किसका नाम था? तो ये दोस्तों यूनानी विद्वान थे जस्टिन। ठीक है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है। और विलियम जोन्स ने, ठीक है, सेंड्रोकोटस की पहचान किससे किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया है। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेंड्रोकोटस किसका नाम है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ये भी याद रखिएगा, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है और इसकी पहचान सेंड्रोकोटस की विलियम जोन्स ने की है चंद्रगुप्त मौर्य से। क्वेश्चन नंबर 4, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति सबके बीच में बनी रहती है। कोई सूर्यवर्मन लगा देगा, कोई सूर्यधर्मन लगा देगा, कोई पुष्यगुप्त लगा देगा, कोई समुद्रगुप्त लगा देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी ने इसके ऊपर काम किया है। तो अगर निर्माण की बात आ जाएगी, ठीक है, तो कौन किया है? पुष्यगुप्त किया है। कौन किया है? पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। ठीक है। इसी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो चंद्रगुप्त दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, किस धर्म को मानने वाला था। ठीक है। तो जैन धर्म का मानने वाला था। उसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। ठीक है। और उसने अपने अंत समय में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जा करके, ठीक है, 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है। इस विधि को अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमने संथारा प्रथा और संलेखना प्रथा आपको बताया था। ठीक है। तो इस विधि को उपवास द्वारा जो शरीर त्याग करते हैं उसको क्या कहते हैं? संलेखना प्रथा। और संथारा प्रथा जो था दोस्तों, जब उसको लगता है कि मेरी मृत्यु निकट है तो वो क्या करता है? एकांतवास जो है ग्रहण कर लेता है, अन्न जल त्याग देता है और फिर किसी भी दिन वो अपना शरीर त्याग देता है। ये था संथारा प्रथा। और ये उपवास द्वारा दोस्तों, ठीक है, इसमें भी संलेखना प्रथा है, इसको कहा जाता है। ये भी इसमें शरीर त्याग दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था दोस्तों बिंदुसार। कौन हुआ था? बिंदुसार। तो बिंदुसार और बिंबिसार, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का था और बिंदुसार जो है वो आपके मौर्य वंश से रिलेटेड है। ठीक है। तो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर ये बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। किसको? बिंदुसार को। अमित्रघात का अर्थ दोस्तों शत्रु विनाशक। क्या है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार कहा गया और जैन ग्रंथों में दोस्तों इसको क्या कहा गया है? सिंहसेन। क्या कहा गया है? सिंहसेन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चन एक है लेकिन उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। बस उसको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो प्राचीन भारतीय राजनीति, ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ किसने? कौटिल्य। अब इसमें कौटिल्य, चाणक्य क्या नाम था? कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था। ठीक है। और उसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे यहाँ हो गए। किस विषय पर आधारित था? तो राजनीति विषय पर आधारित था। अर्थशास्त्र मतलब यहाँ पे
पैसे के लेन देन, उसकी लेखा जोखा से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें सीधी सीधी मौर्य प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के क्या कर्तव्य है, विस्तृत कर प्रणाली, इसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में उसको उल्लेखित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ठीक है दोस्तों, कौन हुआ? अशोक ने। कौन हुआ? अशोक। अशोक दोस्तों बिंदुसार का पुत्र था। उसने 269 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। इससे पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का था? उज्जैन का राज्यपाल था। दोस्तों एक अनुश्रुति में कहा गया है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको मार्क कीजिएगा। ठीक है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कब? 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने राज्याभिषेक कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 8वें वर्ष। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। कहाँ पे किया? कलिंग पर। और उसकी राजधानी क्या थी? तोसली। क्या थी? तोसली। क्वेश्चन नंबर 10, किस अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है? किस युद्ध से कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है? तो दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में ये पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। किसके बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में। इस युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर के, ठीक है, उसका हृदय द्रवित हो गया। ठीक है, और उसने, अशोक ने युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक दोस्तों ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद, ठीक है, उसका हृदय क्या हो गया? बदल गया, वह बौद्ध बन गया। और उसने की शिक्षा किसने लिया था? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से शिक्षा लिया था। ये भी याद रखिएगा, किस भिक्षु से? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। ठीक है, पहले वो ब्राह्मण यानी कि शैव धर्म का अनुयायी था, इसके पहले वो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, पशु बल की निंदा अशोक के किस शिलालेख में की गई है? ठीक है, अशोक के कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 1750 में टी फैंथी टेलर के द्वारा, और इसकी जो महत्वपूर्ण सफलता मिली है दोस्तों पढ़ने में, उसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली है। किसको मिली है? जेम्स प्रिंसेप को। तो पहले शिलालेख में दोस्तों किसकी व्याख्या की गई है? पशु बल की निंदा की गई। ठीक है, उस समय पशु की बहुत ज़्यादा अधिक बलि दी जाती थी। ठीक है, तो इसके ऊपर अशोक ने क्या किया? एक शिलालेख पर लिखवाया कि ये अच्छी बात नहीं है, उसकी घोर निंदा किया उसने। और क्या लिखवाया? सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, ये भी बताया पहले शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे शिलालेख में क्या बताया गया? दूसरे शिलालेख में क्या बताया गया दोस्तों? पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य के लिए उसमें उल्लेख करवाया। किसने? चंद्रगुप्त, अशोक ने। किसने? अशोक ने। उसमें चोल, पांड, चेर, इनकी भी प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, किस शिलालेख में बताया गया है कि राजकीय अधिकारी जो थे दोस्तों, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, इनको हर 5वें वर्ष दौरा करना होगा। ठीक है, यानी कि उसको क्या दिया? आदेश दिया है। तो किस शिलालेख में दोस्तों? तीसरे शिलालेख में। किस शिलालेख में? तीसरे शिलालेख में। किस शिलालेख में कहा गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें? ठीक है, तो दोस्तों 10वें शिलालेख में कहा गया। किस शिलालेख में? 10वें शिलालेख में। अशोक ने यह आदेश दिया कि ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई, यानी कि बहुत ज़्यादा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले और अपने जीवन को बहुत ही अधिक महत्व देने वाले की भी निंदा की गई है। जबकि 11वां शिलालेख धम्म नीति यानी कि धर्म की नीति की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 11वां शिलालेख क्या कहता है? धम्म नीति की व्याख्या करता है। ठीक है, 10वें शिलालेख में ख्याति एवं गौरव की भी निंदा की गई है, और ये भी आदेश दिया है कि राजा जो है हमेशा प्रजा के हित में और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। क्वेश्चन नंबर 16, सभी धर्म के लिए सहिष्णुता की बात अशोक के किस शिलालेख में किया? ठीक है, तो 7वें शिलालेख में। कब, कहाँ पे किया है? 7वें शिलालेख में। जबकि 8वां शिलालेख जो था दोस्तों, सम्राट की धर्म यात्राओं, ठीक है, खास करके
बोध गया, ठीक है, बोध गया का उन्होंने भ्रमण किया था, तो ये 8वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। 9वें शिलालेख में धर्म समारोह की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? धर्म समारोह की। क्वेश्चन नंबर 17, किस शिलालेख में अशोक ने बताया है कि जनता को धार्मिक जीवन बिताना चाहिए? ठीक है, तो अशोक का ये अंतिम शिलालेख था, 14वां शिलालेख। इसमें जनता को उन्होंने प्रेरित किया कि आप जो है सभी लोग धार्मिक जीवन बिताएं, यानी कि सभी को समभाव से देखें और किसी जीव की हत्या ना करें, ठीक है, और किसी को परेशान या तंग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अशोक कालीन प्रांत कौन कौन से थे और उनकी राजधानी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। उत्तरापथ, ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, ठीक है, कलिंग प्रांत की तोसली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, और प्राची यानी कि मध्य देश की पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। अरे ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये है मध्य देश। पाटलिपुत्र होगा इसकी राजधानी। दक्षिणापथ, ठीक है, स्वर्णगिरी, कलिंग प्रांत, तोसली, अवंती राष्ट्र, अवंती का तो याद ही होगा, उज्जैनी कई बार आ चुका है ये, उत्तरापथ, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, ठीक है, कहीं पे वो घूमने जा रहा था, उसके साथ में उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, और धोखे से उसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। कब किया? 185 ईसा पूर्व में। कब किया? 185 ईसा पूर्व में। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र में किन दो तरह की न्यायालय की चर्चा की गई है? तो एक दोस्तों, एक है दोस्तों धर्मस्थीय। क्या है? धर्मस्थीय। इसमें क्या होता था दोस्तों? इसमें दीवानी, दीवानी का मतलब स्त्री धन या स्त्री संबंधित, ठीक है, विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था। स्त्री धन और विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था। एक था दोस्तों कंटक शोधन न्यायालय। क्या था? कंटक शोधन न्यायालय, जिसमें फौजदारी मामले अर्थात हत्या, मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। ठीक है, तो ये फौजदारी मामला, ठीक है, किसमें आता है? कोई मारपीट कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, या कोई किसी की हत्या कर दिया, तो ये फौजदारी मामले में जाता था। ठीक है, तो और ये किस न्यायालय के अंतर्गत आता था? कंटक शोधन न्यायालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया दोस्तों गूढ़ पुरुष। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। और इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा गया। क्या कहा गया है? सर्प महामात्य कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में भी दोस्तों वेश्यावृत्ति की प्रथा विद्यमान थी। मौर्य साम्राज्य में भी वेश्यावृत्ति की प्रथा विद्यमान थी, और ऐसे करने वाली स्त्रियों को क्या था? क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। और उनके कार्यों का निरीक्षण कौन करता था? ठीक है, गणिकाध्यक्ष करता था। कौन करता था? गणिकाध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रमुख कर कौन कौन से थे और उनसे संबंधित विषय क्या हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सीता, ठीक है, सीता किसे कहते हैं दोस्तों? तो राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। ठीक है, भाग क्या था दोस्तों? तो ये उपज का हिस्सा था। क्या था? उपज का हिस्सा। प्रवेश से क्या था? तो आयात कर का 20%। ठीक है, आयात कर का 20% क्या था? प्रवेश। निष्क्राम में क्या था दोस्तों? तो इसको याद कर लीजिएगा, नी से निर्यात कर। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रवेश 20%, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्या कहता? जब कोई चीज़ कहीं से प्रवेश करता है तो उसको आयात कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना था? 20%। भाग, भाग से यहाँ पे क्या आशा है? भाग का मतलब क्या होता है? हिस्सा। वैसे आप समझ सकते हैं, उपज का हिस्सा। सीता दोस्तों कहाँ से निकली थी? जब राजा जनक हल चला करके क्या कर रहे थे? सूखा पड़ा हुआ था, राजा जनक हल चला रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक घड़ा निकला था, उसी में से सीता जी निकली थी। तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहा जाता है? सीता कहा जाता है। परिणय, परिणय दोस्तों ऐसा कर था जो कि इमरजेंसी टैक्स लगाया जाता है, इमरजेंसी कर। बलि क्या था दोस्तों? एक प्रकार का राजस्व कर था। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से राजा को दिया जाता था, जो जिसकी इच्छा होती थी उसी प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार राजा को एक कर देता था। हिरण्य क्या था दोस्तों? हिरण्य था दोस्तों अनाज के रूप में कर ना लेकर के कैसा लिया जाता था? नगद लिया जाता था। ठीक है,
तो हिरन को क्या किया जाता था, नगद लिया जाता था। सेतुबंध, सेतुबंध क्या था दोस्तों, अब सेतुबंध को किससे, अब पानी के ऊपर ही से जो है सेतु बनता है, ठीक है, तो इसको सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई का प्रबंध किया गया था राज्य की तरफ से, तो उसको सेतुबंध कहा गया है। बिष्टि, बिष्टि क्या है दोस्तों, निःशुल्क श्रम एवं बेगार की बात बिष्टि में की गई, ठीक है, तो एक बिष्टि विभाग भी था, ठीक है, तो इसमें निःशुल्क एवं श्रम बेगार लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य काल की मुद्रा क्या थी, तो ये थी दोस्तों राजकीय मुद्रा पर्ण थी, और इसका निरीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूपदर्शक, और मुद्रा क्या थी, पर्ण, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है दोस्तों, एग्रोनोमाई नामक अधिकारी का क्या काम था, ठीक है, यह एग्रोनोमाई का संबंध किस विषय से है, ठीक है, तो ये मार्ग निर्माण से, किससे है, मार्ग निर्माण से। ऐसा किसने बताया, मेगास्थनीज ने बताया, किसने बताया है, मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 26, ये दो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कोटेशन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, ठीक है, यानी कि हमेशा प्रजा के बारे में ही राजा का पहला कर्तव्य होना चाहिए। ये किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों आचार्य चाणक्य ने। किसने, आचार्य चाणक्य ने। ऐसे ही 4 ऑप्शन बना के दिए गए दोस्तों, मेगास्थनीज ने कहा था, चाणक्य ने कहा था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था, या अशोक ने कहा था, ठीक है, तो यह जो है जब आप पढ़े रहेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। किसने कहा था, आचार्य चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 26, किन 2 शासकों की उपाधि देवनाम प्रिय था, ठीक है, तो 2 शासक थे दोस्तों, कौन कौन थे, अशोक और दशरथ, ठीक है, इन दोनों शासकों को देवनाम प्रिय कहा गया है, ठीक है। अगर अधिकतर तो आप यही जानते थे कि अशोक को कहा गया है, लेकिन इसने भी, दशरथ ने भी अपनी उपाधि धारण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था, ठीक है, तो हमने पहले बताया दोस्तों, इसकी खोज टी फेनथेलर ने 1750 ईस्वी में किया था, लेकिन इसको पढ़ा था किसने, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 29, उपज का कितना भाग कर होता था, ठीक है, उपज का कितना भाग कर होता था, तो दोस्तों 1/6 भाग था। कितना था, 1/6 भाग। ये 2 प्रकार से लिया जाता था, एक था सेतु कर, ठीक है, यानी कि एक सिंचाई कर था, और एक क्या था, वन कर। क्या था, वन कर। दोस्तों इसके पहले 1/8 का भी उल्लेख हुआ, 1 भाग टैक्स। तो जब अशोक ने लुम्बिनी स्थान पर जो है यात्रा करने गया था, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या किया था, वहाँ पर टैक्स घटा करके 1/8 कर दिया था। ऐसा हमें उल्लेख मिलता है रुम्मनीदेही स्तंभ लेख से, और ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्मनीदेही, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किस प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है, ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। कृष्टभूमि, ठीक है, कृष्टभूमि कैसी थी, ये जुती हुई खेती थी। अकृष्ट भूमि, बिना जुती हुई खेती। स्थल क्या था, ऊंची भूमि थी। अदेवमात्रिक भूमि थी दोस्तों, ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा की खेती होती थी, ठीक है, ऐसी भूमि थी जिस पर वर्षा की आवश्यकता नहीं होती थी, और उस पर क्या है, बिना वर्षा की भी खेती अच्छी प्रकार हो जाती थी, उसको क्या कहते थे, अदेवमात्रिक। क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, किस ग्रंथ से पता चलता है अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किया था, ठीक है, तो बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, झेलम। क्या नाम है, झेलम। और ऐसा हमें उल्लेख मिलता है दोस्तों किससे, कल्हड़ की राजतरंगिणी से, ठीक है, कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 33, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को बिरसल यानी कि निम्न कुल का और कुलहीन बताया गया है, तो मुद्रा राक्षस में। किसमें, मुद्रा राक्षस में ऐसा कहा गया है, और ये विशाख दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 34, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहाँ स्थित है, ठीक है, तो स्थित है दोस्तों चंपारण बिहार में। कहाँ पे, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों चंपारण बिहार में। कहाँ पे, चंपारण बिहार में।
इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने किया था। किसने किया था? कार्लाइल ने। क्वेश्चन नंबर 36, मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन मंगवाया था? ठीक है, तो ये मंगवाए थे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली मंगवाया था। जबकि इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे कहाँ रखा गया? इलाहाबाद के किले में। कहाँ पे? इलाहाबाद के किले में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है, कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में रखा गया। और दिल्ली और टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली कौन मंगवाया था? मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख को तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था और अपने राज दरबार में स्थापित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? तो कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभ लेख को अशोक की रानी कारवाकी, ठीक है, के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। ठीक है, कि इसमें उन्होंने कभी किसी को दान दिया था, ठीक है, और अच्छी ढंग से दान दिया होगा, तभी जो है इसका उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो कौशाम्बी और प्रयाग स्तंभ लेख में यही उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर, ये तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक क्वेश्चन में हमने लगभग 90% क्वेश्चन में दोस्तों 32 क्वेश्चन में कम से कम दोस्तों हमने 4 से 5 क्वेश्चन को शामिल किया है। ठीक है, बस उसको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।